चलिए आज हम लोग आगे के जो सांता के पद हैं जो व्यक्त करने के वो आज आगे और बढ़ाते हैं स्टेप। कल उस दिन हमने आपको जो लास्ट हमारी क्लास थी उस दिन हमने आपको सांता के पद पढ़ाए थे कि सांता के पद कौन कौन से होते हैं। उसमें से मैंने आपको एक पद जो पहला था हमारा प्रतिशत वाला वो बता दिया था। प्रतिशत सांता वाले पद मैंने आपको बता दिए थे कि इसमें कौन कौन से पद हमारे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत सांता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांता, ये तीन सांता मैंने आपको बता दिया था। अब उसके आगे के कुछ पद और हैं सांता के, वो आज हम पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे हम आज। कौन कौन से पद हमारे बाकी हैं? हमारा एक पद बाकी है, हमारा एक पद बाकी है सूक्ष्म इकाई सांद्रता। सूक्ष्म इकाई सांद्रता एक बाकी है हमारा। कौन सा? भार आयतन सांद्रता। भार आयतन सांद्रता। और एक बाकी है हमारा भार सांद्रता। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इन तीनों के बारे में अगर टाइमली हो जाएगा तो इन तीनों के बारे में लेक्चर देंगे। और विलियन सॉल्यूशन का लेक्चर हमारा 4 होगा ये, ठीक है। तो चलिए सूक्ष्म इकाई सांद्रता के बारे में समझते हैं। ये क्या है? सूक्ष्म इकाई सांद्रता को हमने बताया था कि दो प्रकार से होती है, दोनों ही साथ में समझेंगे। सूक्ष्म इकाई सांद्रता। सूक्ष्म इकाई सांद्रता। सूक्ष्म इकाई सांद्रता। सूक्ष्म इकाई सांद्रता जो निकाली जाती है वो हमारे लगभग जो हमारा जिसमें कम विलेय होता है उसके लिए सूक्ष्म इकाई सांद्रता लगाती है। टन विलियन में अगर बात की जाए तो उसके में जो विलेय उपस्थित होती है तो उसके लिए हम लगभग सूक्ष्म इकाई सांद्रता का प्रयोग करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसके दो पार्ट मैंने इसको डिवाइड किया था, दो पार्ट में डिवाइड किया था इसको। पहला मेरा तथ्य क्या था कि अंश प्रति मिलियन अंश प्रति मिलियन, या इसे ही कहा था ppm, अंश प्रति मिलियन। और एक था हमारा अंश प्रति बिलियन। अंश प्रति बिलियन, इसको क्या था? ppb, ये था इसका। तो ये दोनों ही आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। मैंने फिर से एक बार बता दूं ये किसके लिए है? टन विलियन के लिए है। याद रखना, टन विलियन के लिए, टन विलियन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये टन विलियन के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखना ये बात, ये याद रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंश प्रति मिलियन क्या होता है तो हम निकाल लेते हैं। क्या? किसी विलियन में किसी विलियन के करें, किसी विलियन के 1 मिलियन, या जिसे कहते हैं 10 लाख, 1 मिलियन भाग में उपस्थित विलेय के
भागों की संख्या, विलेय के भागों की संख्या, विलेय के भागों की संख्या उस विलयन की अंश प्रति मिलियन सांद्रता कहलाती है। उस विलयन की अंश प्रति सांद्रता कहलाती है। तो हम बात करेंगे इसके फार्मूले की, तो इसको थोड़ा सा हम साफ किए दे रहे हैं, इसी के नीचे साफ किए दे रहे हैं। यहाँ पे लिखे अतः अंश प्रति मिलियन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, विलेय के भागों की संख्या बटे विलयन के भागों की संख्या गुणे 10⁶। ये होता है हमारा अंश प्रति मिलियन, ये होता है हमारा अंश प्रति मिलियन। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। एक बार फिर समझेंगे। सूक्ष्म इकाई सांद्रता किसके लिए होती है, तन के लिए होती है। अंश प्रति मिलियन क्या होता है, पीपीएम जिसे कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पीपीएम कहते हैं। किसी विलयन के 1 मिलियन मतलब है 10 लाख भाग में उपस्थित कोई विलयन है, उसके 10 लाख भाग में जो विलेय के भाग उपस्थित होते हैं उस विलयन की क्या कहलाती, अंश प्रति मिलियन सांद्रता कहलाती है। ये मैंने क्या होता है भाई, बहुत बड़ा भाग मान लो ये है और उसमें भाई 10 लाख, तो जानते हो आप बहुत बड़े कड़े, मान लो यहाँ पे 10 लाख हो गए, वहां पे 1-2 कड़ पाने ये अपने ऐसे करके ये उपस्थित हो गए, तो इन कड़ों के भागों की संख्या जो होगी बटे इन कड़ों की जो जल वाले हो जाएगी, ये मान हो जाएगी। तो ये दिमाग में रखना है आप लोगों को कि हमारा अंश प्रति मिलियन, इसी से हमको पता चल जाता अंश प्रति मिलियन बस दिमाग, मिलियन और बिलियन में बस इतना ही अंतर है। मिलियन और बिलियन, जहां पे मिलियन है वहां पे बस बिलियन कर देना, बिलियन की परिभाषा बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए नोट करते हैं, आगे बिलियन की बात करते हैं। अंश प्रति बिलियन की बात करते हैं। बिलियन, अंश प्रति बिलियन जिसे कहते हैं पीपीबी। ये क्या होता है, सेम वही डिफिनीशन, किसी विलयन के 1 बिलियन भाग में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या उस
विलयन, उस विलयन की पीपीबी सांद्रता कहलाती है। अतः पीपीबी इक्वल विलेय के भागों की संख्या बटे विलयन के भागों की संख्या। गुणे 10⁹। ये हमारा होता है पीपी बराबर, याद रखना सेम डिफिनीशन लग रही है ना, बस सीधा हम जहां मिलियन है वहां हमने बिलियन कर दिया, बन गई डिफिनीशन। तो ये दोनों ही डिफिनीशन याद रखना है आप लोगों को, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो भार आयतन वाला जो है उसे पढ़ते हैं। अगली जो है हमारी भार आयतन, भार आयतन सांद्रता या ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। इसमें मैंने उस दिन 3 भाग पढ़ाए थे आपको, इसमें मैंने आपको उस दिन कितने भाग पढ़ाए थे? 3 भाग पढ़ाए थे मैंने आपको, 3 भाग पढ़ाए थे मैंने आपको। कौन कौन से? मोलरता कैपिटल M, नॉर्मलता कैपिटल N, और एक थी हमारी फार्मलता F। ये दिमाग में रखना है आपको, मोलरता, नॉर्मलता और फार्मलता, मोलरता, नॉर्मलता और फार्मलता। तो ये हमारा क्या कहलाता है? भार आयतन सांद्रता या ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। तो ये दिमाग में रखना है आपको, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता क्या होती है। तो ये पहले ग्राम प्रति लीटर सांद्रता होती क्या है, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता होती क्या है, आप लोगों को इसी से पता चल रहा होगा। ग्राम प्रति लीटर यानी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम की जो मात्रा है उस विलयन की क्या कहलाएगी? ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाएगी। समझ में आया? ग्राम प्रति लीटर मतलब क्या हुआ? 1 लीटर यानी लीटर वाले जो है 1 लीटर विलयन में उपस्थित कोई भी जो विलय की मात्रा है ग्राम में, वो हमारी क्या कहलाएगी? ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। ये दिमाग में रखना है। और इसके अंतर्गत हमें 3 चीजें हैं, मोलरता, नॉर्मलता और फार्मलता। तो मोलरता क्या होती है ये अब जानेंगे हम लोग।
मोलरता क्या होती है, मोलरिटी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो क्या होती है, किसी विलयन के 1 लीटर, किसी विलयन के 1 लीटर में, किसी विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के मोलों की संख्या, घुलित विलेय के मोलों की संख्या, घुलित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है, उस विलयन की मोलरता कहलाती है। उस विलयन की मोलरता कहलाती है। तो क्या हो जाएगा, अतः मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला विलेय के मोलों की संख्या, जो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये दिमाग में रखना है। अगर यहाँ पे मान लो ml दे दिया जाए, यहाँ पे ml दे दिया जाए तो यहाँ पे गुणा करा देंगे। अगर यहाँ पर क्या होता है, मोलरता बराबर, अगर यहाँ पर ml दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या अगर आयतन, विलयन का आयतन ml में हो गया, विलयन का आयतन ml में है तो यहाँ पे गुणे 1000 कर देना है। बस इतना सा अंतर है। ये दोनों ही फार्मूले अपने आप में, अगर ml में है तो ये वाला लगाइए, अगर लीटर में दिया है तो ऊपर वाला लगाइए। एक चीज और समझेंगे, मोल बराबर क्या होता है, ये बहुत दिमाग रहेंगे। मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। ये दिमाग मोल निकाले जाते हैं इस प्रकार, मोल निकाले जाते हैं इस प्रकार। दिमाग में रखना है आप लोगों को। जैसे मैं बात कर लूं कि मोल क्या होंगे, साधारण सी बात है, मोल निकालना आप लोगों को आना चाहिए। जैसे मोल मैंने कह दिया कि NaOH 10 या कह देंगे 40 ग्राम NaOH के मोल क्या होंगे, तो कैसे निकालेंगे, हमने क्या बताया, मोल बराबर क्या होता है, NaOH की मोल बराबर NaOH के मोल बराबर क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया, द्रव्यमान कितना दिया गया 40, और अणुभार NaOH का अणुभार कैसे निकालते हैं, सभी को अलग अलग कर देते हैं और जो इनके परमाणु द्रव्यमान होता है वो रख देते हैं। Na का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 इक्वल टू 40।
तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 40 रख देंगे। 40 बराबर कितना आ गया 1। तो मोल कितने हो गए 1 मोल। तो ये दिमाग में रखना है आपको मोल कैसे निकाले जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम नॉर्मलता की तरफ। नॉर्मलता की तरफ पढ़ते हैं। नॉर्मलता क्या होती है? सीधा इसी प्रकार इसी तरह है, इसमें भी वही सेम चीज ही होती है। नॉर्मलता या नॉर्मलिटी से कहते हैं। क्या लिखेंगे? किसी 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 विलियन के 1 लीटर आयतन में 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। तो अतः नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगी? नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगी? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। उसी प्रकार अगर ml में दिया गया तो यहाँ ml में रख के 1000 से गुणा करवा देंगे। सेम प्रोसेस है, बस वहां पे अंतर क्या है कि हमारा यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या दी गई है और यहाँ पे ग्राम तुल्यांकों की संख्या दी गई है। हमने अभी आपको मोल निकालने बताया कि मोल कैसे निकाले जाते हैं। अब ग्राम तुल्यांक कैसे निकाले जाएंगे? तुल्यांक बराबर क्या होता है ये अभी हम लोग जानेंगे कि ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी आना चाहिए ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं। तो सेम वैसे ही है, यहाँ पे ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है? ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार। वहां पर क्या था? द्रव्यमान बटे अणु था। यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार। ये आना चाहिए। आप लोगों को ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? तुल्यांकी भार बराबर होता है हमारा, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है ये समझेंगे। तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार बटे संयोजकता या क्षारकता या अम्लीयता। ये चीजें होती हैं उस जो विलेय दिया जाता है उसकी बात की जा रही है। तो ये भी दिमाग में इतना आपको ये भी आना चाहिए, ये दिमाग में रखना चाहिए आपको। ठीक है, कि ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है, तुल्यांकी भार क्या होता है, तो ये चीजें आनी चाहिए। जैसे मैंने वही NaOH की बात कर ली जाए
कि अगर तुल्यांकी भार निकालना है, भाई ये तो आपको समझ गया, तुल्यांकी भार पटकते चल जाएगा, तो जो ग्राम दिया गया वो हम रख देंगे। अब तुल्यांकी भार निकालना है, तो तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं आप लोगों को आना चाहिए। अभी अभी जस्ट इसके पहले NaOH का निकाला हुआ है, NaOH का तुल्यांकी भार। अभी जस्ट इसके पहले इसका वो अणुभार निकाला है कितना, 40 निकाला। और इसमें मैंने क्या बताया, संयोजकता या क्षारकता या अम्लीयता। NaOH की जो हमारी क्षारकता है या तो अम्लीयता है, जो भी कह लिया संयोजकता है, तो हम इसमें क्या करते हैं भाई, Na हमारा प्लस का होता है और OH क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये जितना प्लस का कितना 1 है, तो वही 1 नीचे रख देंगे, तो यानी 1 बराबर कितना आ जाएगा, 40। तो ये दिमाग में रखना। तो यहाँ तुल्यांकी भार कितना आ गया NaOH का, 40। अब यहाँ पे 40 रख लेंगे। मान लो जो अगर 40 ग्राम दिया होता तो 40 यहाँ पे रख लेते, बस सीधा हमारा ग्राम तुल्यांक निकल आते। ठीक है, इतना आपको कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। फॉर्मलता, फॉर्मलता क्या होती है वो दिमाग में रखेंगे। सेम उसी प्रकार है आपके जो कोर्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दिमाग के आपके कोर्स से भी हट गया फॉर्मलता, केवल ज्यादा आपको इस पे फोकस करना है। सीधा यहाँ पे क्या है कि क्या है, किसी विलयन, सेम उसी तरह किसी विलयन के 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, विलेय के सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, सूत्र द्रव्यमानों की संख्या उस विलयन की फॉर्मलता, उस विलयन की फॉर्मलता कहलाती है, उस विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। तो यहाँ पे देखेंगे, इधर यहाँ पे देखेंगे फॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलेय के सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। तो ये दिमाग में रखना आपके। ठीक है, आपको मैंने बताया क्या, 2 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक ये। एक बार फिर से, मोलरता क्या होती है, किसी विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के जो मोल होते हैं, मोलों की जो संख्या होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब अगर ml में दिया गया है तो 1000 से हमें वहां पे रख के गुणा करा देना ml में। मोल निकालने के लिए मैंने ये बताया आपको, ये भी कि मोल निकालना कैसे आता है ये बताया। अभी इसके आगे जो हमारे क्वेश्चन होंगे उसमें मैं पूरा डिस्क्रिप्टिव आप लोगों को न्यूमेरिकल टाइप में पूरे बताऊंगा। अभी केवल आप लोग इनके जो परिभाषाएं हैं वो समझिए कि क्या होते हैं, कि हमारे मोल क्या होते हैं, हमारे तुल्यांकी भार क्या होता है, ये समझिए। फिर इसके आगे मैं आपको जब न्यूमेरिकल पार्ट आएगा तो उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो 2 पार्ट आपके हो गए हमारे, कौन कौन से, एक हो गया मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता, यानी कि इसके विलयन के जो 3 लेक्चर हमारे जो उसके थे, क्या बोलते हैं, सांता के 3 पार्ट हमारे खत्म हो चुके हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए
ताकि आप लोग नोट्स बना सकें अच्छे से। और भाई हलवा करते चलेंगे जो जो डेली, देखो डेली इसी वजह से मैं वीडियो लंबे वाले नहीं डालता हूँ, ताकि आप लोग क्या करें, ये इसे पढ़ते रहें अच्छे से, ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे। नहीं मुझे क्या, मैं तो डेली बड़े बड़े वीडियो बनाऊंगा, आप लोग देखेंगे, बस देख के फिर रख देंगे। इस वजह से आप लोग अच्छे से इसको नोट करते रहिए।